नमस्कार। साठोत्तरी पीढ़ी के सर्वाधिक प्रखर जनकवि, अकविता क्रूद पीढ़ी और मोहभंग के क्रांतिकारी कवि, शोषित पीड़ित दलित मानवता के प्रति असीम सहानुभूति संवेदना रखने वाले तथा कलम से उसकी मुक्ति के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले विद्रोही कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 को वाराणसी के निकट गांव खेबली में हुआ था। उनके पूर्वज कहीं दूर से खेबली में आ बसे थे। धूमिल के पिता शिव नायक पांडे एक मुनीम थे और इनकी माता रजवंती देवी घर बार संभालती थीं। जब धूमिल 11 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। इनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा। धूमिल का विवाह 12 वर्ष की आयु में मूरत देवी से हुआ। 1953 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किया। गांव के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। आर्थिक दबावों के रहते वे अपनी पढ़ाई जारी न रख सके। स्वाध्याय व पुस्तकालय दोनों के बल पर उनका बौद्धिक विकास होता रहा। रोजगार की तलाश में धूमिल कलकत्ता गए। कहीं ढंग का काम न मिला तो लोहा ढोने का काम किया और मजदूरों की जिंदगी को करीब से जाना। इस काम की जानकारी उनके सहपाठी मित्र तारकनाथ पांडे को मिली तो उन्होंने अपनी जानकारी में उन्हें एक लकड़ी की कंपनी में नौकरी दिलवा दी। वहाँ वे लगभग 1.5 वर्ष तक एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे। 1997 में धूमिल ने काशी विश्वविद्यालय के औद्योगिक संस्थान में प्रवेश लिया। 1958 में प्रथम श्रेणी से प्रथम स्थान लेकर विद्युत का डिप्लोमा किया। वहीं विद्युत अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। फिर यही नौकरी व पदोन्नति पाकर वे बलिया, बनारस व सहारनपुर में कार्यरत रहे। 1974 में जब वे सीतापुर में कार्यरत थे तो वे अस्वस्थ हो गए। अपनी स्पष्टवादिता व अक्खड़पन के कारण उन्हें अधिकारियों का कोपभाजन होना पड़ा। उच्च अधिकारी अपना दबाव बनाए रखने के कारण उन्हें किसी न किसी ढंग से उत्पीड़ित करते रहते थे। यही दबाव धूमिल के मानसिक तनाव का कारण बन गया। अक्टूबर 1974 को असहनीय सिर दर्द के कारण धूमिल को काशी विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन ट्यूमर बताया। नवंबर 1974 को उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। यहाँ उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद वे कोमा में चले गए और बेहोशी की इस अवस्था में ही 10 फरवरी 1975 को वे काल के भाजक बन गए। धूमिल अपने बागी तेवर व समग्र ऊष्मा के सहारे संबोधन की मुद्रा में ललकारते दिखते हैं। तत्कालीन परिवेश में अनेक काव्य आंदोलनों का दौर सक्रिय था, परंतु वे किसी के सुर में सुर मिलाने के कायल न थे। उन्होंने तमाम ठगे हुए लोगों को जुबान दी। कालांतर में यही बुलंद व खनकदार आवाज का कवि जन जन की जुबान पर छा गए। अक्षय कीर्ति का आधार बना संसद से सड़क तक नामक कविता संग्रह, जो 1971 में प्रकाश में आया था। भय, भूख, अकाल, सत्ता लोलुपता, अकर्मण्यता और अंतहीन भटकाव को रेखांकित करती आक्रामकता से भरपूर इस संग्रह की सभी कविताएं अपने में बेजोड़ है। 25 कविताओं की संग्रह में लगभग सभी रचनाएं तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक परिदृश्य का भी गहराई से परिचय कराती है। इस संदर्भ में कवि की समूची राजनीतिक समझ प्रखरता से उभरती है, क्योंकि उनकी कविताओं में देहात और शहर, कवि कर्म और राजनीति, आस्था और अनास्था, सामाजिकता और असामाजिकता, अहिंसा, हिंसा, ईमानदारी और बेईमानी, जिजीविषा और निराशा आदि प्राय सभी मानव जीवन से सभ्य असभ्य अंगों का चित्रण हुआ है। ये सभी चित्रण ठोस सामाजिक यथार्थ के दुर्लभ दस्तावेज हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा अनुभव होता है कि मानो कभी हाथ पकड़कर कह रहा है, लो यह रहा तुम्हारा चेहरा, यह जुलूस के पीछे गिर पड़ा था। अकाल दर्शन शीर्षक कविता में कवि प्रश्न करता है, भूख कौन उपजाता है? चतुर आदमी जवाब दिए बगैर बेतहाशा बढ़ती आबादी की ओर इशारा करता है। कवि इस कविता के मार्फत से उन लोगों को तलाशता है जो देश के जंगल में भेड़िए की तरह लोगों को खा रहे हैं।
और शोषित उन्हीं की जय जयकार करने में जुटे हुए हैं। धूमिल की अधिकांश कविताओं में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर मिल जाते हैं, जैसे जंगल, भूख, विदेशी मुद्रा, अमीन, लाल हरी झंडियाँ, फाइलें, विज्ञापन, वारंट आदि। ये सीधे तौर पर कवि के राजनीतिक सामाजिक विमर्श की ओर संकेत करते हैं। धूमिल अपने परिवेश और जटिल परिस्थितियों के प्रति अत्यंत सक्रिय हैं। वे कविता के शाश्वत मूल्यों की तलाश करते हैं। वे भाषा, मुहावरों व उक्तियों की सीमाओं से टकराते नजर आते हैं ताकि कुछ नया दे सकें। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्होंने अपने दौर की कविता को भीड़ से निकालकर जनतांत्रिक बनाया, उसका रुख ही बदल दिया। जनतंत्र का सूर्योदय, मुनासिब कार्रवाई, बारिश में भीगकर और सर्वाधिक लंबी कविता, पटकथा इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कल सुनना मुझे 77 में धूमिल के मृत्युपरांत प्रकाश में आया दूसरा और सशक्त काव्य संग्रह। वे हमेशा आत्मसम्मोहन और लेखकीय दादागिरी के खिलाफ रहे। किसी भी कविता को वे पहले सुक्तियों में लिखते थे। असल में बहुत ही अव्यवस्थित और बिखरा बिखरा उनका कवि कर्म उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग करता है। इसकी पृष्ठभूमि में उनका गंवई जीवन था। वे घर घर की समस्याओं, मुकदमेबाजी, पारिवारिक असंगतियों, अंधविश्वास और पिछड़ेपन का दंश झेलते हुए कविता रचना के लिए समय निकाल उसी हताशा को रेखांकित करते हैं। वे शहर की चतुराई, बेहयाई, छल प्रपंच से परिचित हैं। पूंजीवादी बाजार व्यवस्था को वे अकेले चुनौती देते हैं। वे पहले ऐसे कवि हैं जो आत्महीनता के खिलाफ पूरे आत्मविश्वास के साथ कविता के द्वारा जरूरी हस्तक्षेप करते हैं। उनकी कविता जिंदगी के ताप से भरती चलती है और ठहरे हुए आदमी को हरकत में लाकर ही दम लेती है। कवि धूमिल का शिल्प विधान और भाषा अपने समकालीन सरोकारों, गवई, सुगंध, ईमानदार व्यक्ति की बगैर लपछप की एक अनूठी झलक है। उनकी नज़र में कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। वे मानते हैं एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। यह भी सच है कि वे भाषा का भ्रम तोड़ना चाहते हैं। वे जनता की यातना और दुख से उभरी तेजस्वी भाषा में कविताई करना पसंद करते हैं। वे कहते हैं आज महत्व शिल्प का नहीं, कथ्य का है। सवाल यह नहीं कि आपने किस तरह कहा है, सवाल यह है कि आपने क्या कहा है। धूमिल की भाषा का संबोधनात्मक प्रयोग भी उन्हें तमाम समकालीन मुलम्मेदार व पांडित प्रदर्शन कवियों से अलग व एक विशिष्ट पहचान देता है। उनकी कविता नए बिंब विधान व नए संदर्भों में जनता के संघर्ष के स्वर में स्वर मिलाती है। इस दृष्टि से उनकी काव्य भाषा सामाजिक संरचना के औचित्य को चुनौती देती है। उनके काव्य बिंब अपने परवर्ती कवियों से पृथक हैं। वे अपनी प्रकृति और प्रस्तुति में अद्भुत हैं। धूप माँ की गोद सी गर्म थी कहकर कवि माँ की महिमा को सिर माथे स्वीकारते हैं। छंद विधान की दृष्टि से उनकी लगभग सभी कविताएं गद्यात्मक लय की ओर झुकी हुई हैं। कविता में एक रास्ता और लंबाई तोड़ने के उद्देश्य से वे पंक्तियों को छोटा बड़ा करते हैं और तुकों द्वारा तालमेल एवं लय स्थापित करते हैं। हिंदी कविता को नए तेवर देने वाले इस जनकवि का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। एक कविता का पाठ, रोटी और संसद, कवि धूमिल से सुने। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कवि धूमिल की कविताएं खेवली, भूख और 20 साल बाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।